जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल मोमेंट। मैं आसिफ शेख रशीद। सबसे पहले मैं आज आप लोगों को हमारा देश 75 साल आज़ादी को मुकम्मल हुए। 15 अगस्त को हम लोग जश्न मना रहे हैं पूरा देश। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए 75 साल पहले हमारे नेताओं ने, हमारे उलमाओं ने, हर समाज, हर धर्म के लोगों ने मिलकर अपनी जान की कुर्बानियां दी, शहीद हो गए जब इस मुल्क को आज़ादी मिली। मैं उन तमाम ही हमारे नेताओं को, उलमाओं को, तमामी समाज, तमामी धर्म के लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानें दी। मुल्क को आज़ाद मुल्क में हम लोग रह रहे, सांस ले रहे। 75 साल हम लोग जश्न मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। पूरे दुनिया में हमारा देश जमहूरी देश है। लोकतंत्र सबसे बड़ा, हमारे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश को उसका इजाज़ मिला। फख्र है हमें। आज जो पॉलिटिकल मोमेंट, जो हमारी चौथी वीडियो आने वाली है, जो हमने पहले आपको कहा कि इस मुल्क के अंदर बंटवारा कर कर राजनीति कौन चमका रहा है, कौन किसको फायदा दे रहा है, आज इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, कोई फिल्म बनती है ना, हिंदुस्तान बहुत हमारे एक्टर है, बॉलीवुड हमारे वहां बहुत बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा बॉलीवुड हमारे वहां है। अलग अलग जबान में, हिंदी फिल्म, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, बहुत फिल्में हमारे हिंदुस्तान के अंदर बनती है, मराठी। लेकिन कोई जब फिल्म बनती है ना, तो उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से तैयार होती है और ये कोशिश की जाती है, डायरेक्टर ये कोशिश करता है कि फिल्म कामयाब होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए और अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए, ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, फिल्म फेयर मिलना चाहिए। ये कोशिश उसकी होती है, उसकी एक मंजिल होती है। और हमारे देश में भी एक फिल्म बनाई गई, स्क्रिप्ट लिखी गई 2014 से पहले। बहुत बड़ी फिल्म थी और सुपर हिट हुई थी, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि सुपर हिट क्यों हुई, सुपर हिट किसने किया, किसी को पता नहीं। और जो लोग समझते हैं उनको दबाया जाता है। मैं कुछ बातें आपके सामने उठाना चाहता हूं ताकि आपको भी समझे। दोस्तों, सरकार का परिवर्तन 2014 में केंद्र सरकार का परिवर्तन हुआ और स्क्रिप्ट लिखी गई 24 दिसंबर 2012 को। उसके 8 महीने के बाद गोवा में, जो आज हमारे देश के पंतप्रधान हैं, वजीर आजम हैं, उस वक्त तो उनकी पार्टी ने उनको वजीर आजम को उम्मीदवार गोवा के अंदर डिक्लेयर किया। उसके 8 महीने के बाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 2012-24 दिसंबर को आदिलाबाद के अंदर एक तकरीर की। हिंदू समाज के धर्म, देवी देवताओं को हम हमारी जबान से नहीं बोलना चाहते। सब हिंदुस्तान ने वो चीज को देखा, सुना। किसी भी धर्म, किसी भी समाज के देवी हो, देवता हो, किसी को बोलने का हक नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला। असल में वो एक फिल्म का हिस्सा था, स्क्रिप्ट थी। और उसके बाद
8 महीने के बाद नरेंद्र मोदी भाई को वजीर आजम को उम्मीदवार गोवा के अधिवेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर करती है। और इस मुल्क के अंदर दो समाज को, जो दो समाज ने मिलकर इस मुल्क को आजाद किया, वो दो समाज को लड़ाने की शुरुआत होती है, बांटने की कोशिश की जाती है। उसके बाद अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब, जो हैदराबाद में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, जो 7 सीट के ऊपर आज तक महदूद है, सीमित है, सिर्फ 7 सीट असेंबली की लड़ाते हैं। उन्होंने अपने आप को इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का लीडर पेश करने की कोशिश की। और अगर किसी की नियत साफ होती है तो वहां इलेक्शन लड़ाता है जहां उसकी ताकत होती है, जहां वो कामयाब हो सकता है। ये मुल्क सेकुलर है। अगर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को कोई पार्टी निकालना थी तो मौलाना आजाद को हक था कि वो फौरी तौर पर एक पार्टी निकाल देते। अगर पार्टी बनानी थी मुसलमानों को अलग अपनी, तो उस वक्त के हमारे उलमाओं को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर हिस्सा लिया, जमीयतुल उलमा जैसी तंजीम भी अपनी अलग पार्टी बना सकती थी। लेकिन उनको समझता था, बहुत दानिशमंद थे कि अगर हमने मुसलमानों के नाम पर पार्टी बनाई तो ये मुल्क के अंदर दो समाज के अंदर दूरी पैदा होगी। ये मुल्क सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं, हमको सेकुलर पार्टियों के साथ रहना है। मैं किसी की चापलूसी करने यहां नहीं बैठा हूं, कोई सेकुलर पार्टी की चापलूसी करने के लिए नहीं। लेकिन अगर आप डाटा देखें कि इन्होंने आज तक ये मुल्कों के अंदर कितना नुकसान किया सेकुलर पार्टियों का, उनका बंटवारा करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। 2014 में महाराष्ट्र के अंदर 24 उम्मीदवार असेंबली के अवैसी साहब ने खड़े किए। 2014 में कितने चुनकर आएंगे? 2 सीट चुनकर आई, 2 सीट चुनकर आई। लेकिन कितनी सीट उम्मीदवार खड़ा किया उन्होंने? 24 सीट, जो महाराष्ट्र की तारीख में नहीं है। आज तक 24 कैंडिडेट चुनकर मुसलमान नहीं आए, 13, 14, 15 का एवरेज रहा, लेकिन इन्होंने 24 सीट लड़ाई। लेकिन 24 जगहों पर जाकर उन्होंने इस तरीके की तकरीरें की कि उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार आ गई, 250 सीट चुनकर आई। ये 24 सीट 2 सीट चुनकर आई, 22 सीट का तो नुकसान इन्होंने किया सेकुलर पार्टियों का। लेकिन उसके साथ जो आसपास के इलाके हुआ करते थे, जहां जलसा होता था, जहां पर जाते थे, तो वहां के फिरका परस्त तंजीमें एक जगह हो जाती थी और उसका नुकसान इस महाराष्ट्र को उठाना पड़ा दोस्तों। उसके बाद 2019 में इन्होंने कितनी सीटें लड़ाई? 47 सीटें लड़ाई महाराष्ट्र में। सीट कितनी चुनकर आई? 2। 45 सीटों के ऊपर इन्होंने नुकसान देने का काम किया। अगर आप फिगर देखेंगे तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ये 100 सीट निकल रही थी, ये 45 सीट का नुकसान किया। 145 के ऊपर यहां पर बहुमत होता है, वजीर आजम बैठता, सरकार बनती है। ये नुकसान तो किया इन्होंने, लेकिन साथ में एक तनाव पैदा किया, तकरीरें की। इधर से फिरका परस्त पार्टियां तकरीर करती रही मुसलमानों के खिलाफ, ये हिंदुओं के खिलाफ, और इन्होंने आपस में बांट दिया, नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें इस महाराष्ट्र के अंदर मिली और उसके बाद शिवसेना को मिली। सरकार हाथ से चली गई। यह सिर्फ महाराष्ट्र की बात है। आप देखिए इन्होंने बंगाल के अंदर क्या किया।
7 सीट इन्होंने लड़ाया। वहां पर इलेक्शन कैसा था? वहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ममता बनर्जी, ये वहां पर जाकर एंट्री की। जब वहां के मुसलमानों ने, वहां की तंजीमों ने जब एहतजाज किया, उसके बाद इन्होंने 7 सीट के ऊपर महदूद हो गए, एक भी सीट चुनकर नहीं आए, लेकिन बीजेपी की सीट बढ़ गई जरूर। ये बंगाल के अंदर इन्होंने किया। उसके बाद आप बिहार के अंदर आ जाइए, तो बिहार के अंदर इन्होंने लड़ाया 20 सीट। 20 सीट इन्होंने लड़ाया बिहार। सिर्फ 10 सीट से उस वक्त तेजस्वी यादव आरजेडी वजीर आला बन सकता था, मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन सीट आई 6 को भी समझ में आ गया 5 लोगों को कि हमारी से गलती हो गई, वो वापस आरजेडी में भी शामिल हो गए। लेकिन वहां हुआ ये कि पूरे बिहार के अंदर वोट की तकसीम हुई, 2 समाज दूरी हुई। उस वक्त के कई लीडरान के आप लोग स्टेटमेंट देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कि ओवैसी साहब हमारा काम कर रहे हैं, उनको आना चाहिए, इस तरीके की बातें उस वक्त की गई दोस्तों। उसके बाद अब यूपी के अंदर आ जाइए। अभी यूपी के इलेक्शन खत्म हो गए, 95 सीट उन्होंने लड़ाया, 95 सीट यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कैसा इलेक्शन हो आप जानते हो, एक भी सीट चुनकर नहीं आई, और वापस योगी सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, और वन साइड सरकार आ गई। वहां पर वोट का बंटवारा हुआ, कई सीटें उन्होंने वहां पर नुकसान किया। अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव या कॉरपोरेशन के चुनाव में हमारा पड़ोस के अंदर बुरहानपुर है, चंद 100 वोटों से एक लेडीज मुस्लिम मेयर बनने जा रही है पब्लिक वोटों से। इन्होंने ज्यादा वोट ले लिया, 2-5 हजार वोट ले लिया, चंद 100 वोटों से वो सीट गिर गई। ये गुजरात गए, गुजरात के अंदर क्या हुआ, ये वोट का डिवाइडेशन होते रहा 2012 से लेकर 14, 19 और आज तक यही काम ये महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर कर रहे हैं दोस्तों। सबको हक है, अपने आजाद है हिंदुस्तान, सबको अपनी अपनी पार्टियां बढ़ाने का मुकम्मल हक है, लेकिन एक समझदारी अकल होती है कि हमारी सीटें कहां से चुनकर आएंगी, वहां पर जाकर इलेक्शन लड़ा जाता। वोट का नुकसान नहीं होना, सेकुलर ये मुल्कों का संविधान कमजोर नहीं होना, फिरका परस्तों को बढ़ावा नहीं मिलना, लेकिन ये नहीं सोचा जाता। क्या वजह है? आज 75 साल हो रहे, आज हालत क्या है इस मुल्क के अंदर? आज क्या हालत है हमारी, क्या नुकसान हुआ, कितने मॉब लिंचिंग की वारदातें हुई, काला कानून बनाया गया, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा, अलग अलग काले कानून इस मुल्क के अंदर बनाए जा रहे हैं। अभी देश के गृह मंत्री का बयान था कि चंद महीनों में एनआरसी दोबारा हम लोग इस मुल्क के अंदर लागू करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अभी सरकार की तब्दीली हुई, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था 2019 में, 3 पार्टियां एक साथ आई और यह फैसला हुआ था कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म के खिलाफ में काला कानून इस मुल्क, इस महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। क्या हुआ? सरकार बदल गई, क्या होगा? क्या हमने कभी सोचा क्या होगा? अगर कोई दूसरी सेकुलर पार्टी इस तरीके का काम करती है तो उसकी भी खिलाफ आवाज उठना चाहिए। अगर कोई तकसीम करता है वोटों की तो उसके खिलाफ भी आवाज उठना चाहिए। अगर कोई जातिवाद को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठना चाहिए कि हमारा अपना मानना है। ये कोई पॉलिटिकल एंगल से बोली जाने वाली बात नहीं है। ये मुल्कों का नुकसान हो रहा है, इस देश के संविधान कमजोर हो रहा है, ये देश सेकुलरिज्म के ऊपर बना हुआ था, ये सेकुलरिज्म खत्म हो रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें के ऊपर आपकी तवज्जो मैंने दिलवाई, आपने देखा भी।
मैं आज गुजारिश करना चाहता हूं माफी के साथ, मुझे माफ कर दीजिए, माजरत चाहता हूं मैं देश की मिल्ली तंजीमों से। ये मुल्क, इस मुल्क के मुसलमान, इस मुल्क का माइनॉरिटी, इस मुल्क के सेकुलर हिंदू भाई आज भी इस मुल्क की दीनी तंजीमें, समाजी तंजीमें को मानते हैं, उनकी बात पर अमल करते हैं। एक मौलाना महमूद मदनी साहब का मैं वक्त वक्त के ऊपर उनका इंटरव्यू देखता हूं, आवाज उठाते हैं कहीं न कहीं, जब वो आवाज इस तरीके से उठाते हैं कहीं न कहीं उनको दबाने की कोशिश की जाती है और उनको इल्जाम लगाया जाता है कि आप इसके एजेंट हो, उसके एजेंट हो। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद भी अंधभक्त जैसा गोदी मीडिया करता है, मेरे खिलाफ भी टोल करेगी, तंज करेंगे, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन बात सच है, उठाना चाहिए, मुल्कों की आवाम के सामने लाना चाहिए। मैं दीनी तंजीमों से, मुल्कों की तमाम दीनी तंजीमों से, तमाम उलमाओं से, तमाम तालीमी याफ्ता हजरात से, तंजीमों से, इस मुल्क की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम ऐसी तंजीमें जो इस मुल्क के मुफाद में है, फायदा सोचती है, मजबूत करना चाहती है इस मुल्क को, मैं अपील करना चाहता हूं, कब आवाज उठाओगे आप भी जिम्मेदार हो, आपकी भी जिम्मेदारी है कि कोई शख्स ऐसा करता है, इस मुल्क को कमजोर करता है, मुसलमानों को कमजोर करता है, फिरका परस्तों को ताकत पहुंचाता है, तो आवाज उठना चाहिए। न तो जब मामला हाथ से निकल जाएगा, आपकी एक आवाज के ऊपर लाखों जमा होते हैं एहतजाज करने के लिए। ये एहतजाज असल में क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार सेकुलर नहीं है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं माजरत के साथ अपील करना चाहता हूं, आवाज उठाना सीखिए, कोई गलत कर रहा है उसको रोकिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। आज वक्त की जरूरत है, हम 75 जश्न मना रहे हैं, 75 साल हमारे देश को मुकम्मल हो रहे हैं। तारीख को कोई मिटा नहीं सकता। इस देश की रेशमी रुमाल तहरीक चली, हमारे उलमाओं ने कुर्बानियां दी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लीडरान ने उस वक्त के आजादी दिलाई इस मुल्क को। अगर इस मुल्क के अंदर हम आज आजाद सांस ले रहे हैं तो उन लोगों की देन है, आज के लोगों की देन नहीं है। आज वक्त है कि आवाज उठाना चाहिए। पॉलिटिकल मूवमेंट हमारे चैनल के जरिए हमको लगा कि आवाज उठाना चाहिए, सच्चाई सामने लाना चाहिए, और इसके लिए आज हमने सच्चाई सामने आपके ला रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, और जरूर हमें उम्मीद है मुल्क की तंजीमों से जरूर आवाज उठाएंगे। फिर एक मरतबा मैं आपको 15 अगस्त 75 साल हम जश्न मनाने जा रहे हैं आजादी का, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जिन लोगों ने मुल्क को आजाद करने के लिए अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी, मैं उनको सलाम करता हूं। जय हिंद।